नमस्कार दोस्तों। मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खेची आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था और पढ़ा था कि हम प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में समग्र जानकारी ले रहे थे। मैंने आपको प्राचीन भारत के इतिहास में या भारत के इतिहास में जो जानने के स्रोत हैं उनको संक्षिप्त रूप में बताया था। दोस्तों, अब जब हम बीए पार्ट 2 के सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि राजस्थान का जो इतिहास है यह पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। चूंकि मैंने आपको पहले के वीडियो में यह बता दिया था कि हमारा इन क्लासेस का उद्देश्य या हमारा इन वीडियो बनाने का उद्देश्य है जो महाविद्यालय की छात्राएं हैं और उनके समकक्ष दूसरी छात्राएं हैं, उन्हें विषय वस्तु जो उनके विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में दी हुई है उनसे अवगत करवाना है। अतः अगर जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह भी इन वीडियो को देखेंगे तो उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करने में मदद मिलेगी। लेकिन मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि ये कक्षाएं पूर्ण रूप में प्रतियोगी परीक्षा के रूपरेखा को मद्देनजर रखते हुए नहीं बनाई जा रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि राजस्थान के इतिहास को जानने के जब स्रोतों पर विचार प्रकट करेंगे, जब दृष्टिपात करेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत, पुरालेखीय स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विद्वानों की प्रमुख पुस्तकें। विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास की जब बात करेंगे तो हम इनको अलग अलग रूपों में पढ़ेंगे और इन रूपों के माध्यम से हमें राजस्थान के इतिहास को जानने की जानकारी मिलेगी। पुरातात्विक स्रोतों की सबसे पहले जब बात करेंगे तो इसके अंदर स्मारक, मुद्रा, सिक्के, मोहरें, मृदभांड, अस्थि अवशेष व अन्य को शामिल करेंगे। यदि हम पुरालेखी स्रोत की बात करेंगे तो इनमें अभिलेख, स्तंभ लेख, गुहालेख इनकी बात करेंगे। साहित्यिक स्रोतों की जब बात करेंगे तो साहित्यिक स्रोतों में वात, वचनिका, ख्यात, ऐसे बहुत से संग्रह हैं जिन साहित्यिक स्रोतों से हमें राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में जो पुस्तकें हैं
उन पुस्तकों को इस रूप में जब बताया गया है, जब इनका विभाजन किया गया है, इन विभाजन को हम अलग अलग रूपों में पढ़ते हैं तो हमें राजस्थान के साहित्य की जानकारी मिलती है। विद्वानों की अगर प्रमुख पुस्तकों की बात करेंगे या विद्वानों की ही बात करेंगे तो यहाँ पर जो इन्हें हम इतिहासकार भी कह सकते हैं, इनमें जैसे एक नाम हमारे सामने आएगा कर्नल जेम्स टोड, सूर्यमल मिश्रण, कवि राजा श्यामल दास, पंडित गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। तो देखिए मित्रों, हमने राजस्थान के इतिहास के जब राजस्थान के इतिहास के सोर्स या स्रोत की बात की तो इन माध्यमों से हमें जानकारी मिलती है। इनमें मैंने आपको बताया क्योंकि आज राजस्थान के इतिहास की पहली कक्षा है तो इसमें केवल हम राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोतों को भी संक्षिप्त रूप में ही देखेंगे। तो इनमें सबसे पहले जैसे हमने शब्द लिखा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक यानी पुराना अवशेष, प्राचीन समय का कोई पुराना अवशेष जो हमें प्राप्त हो रहा है, उन अवशेषों को हम जब उसका अध्ययन करते हैं, उसकी जो है जांच करते हैं, तो हमें उससे संदर्भित जो भी जानकारी मिलती है वह हमारे इतिहास के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है। इन पुरातात्विक स्रोतों की जब बात करते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न और आता है कि पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग अगर भारत में इसकी बात करेंगे तो 1861 ईस्वी में A.C.H. कार्लाइल द्वारा इसका गठन किया गया। और राजस्थान के संदर्भ में इसकी बात करेंगे माफ कीजिएगा, यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। और राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे तो 1871 ईस्वी में A.C. कार्लाइल द्वारा इसका गठन किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, यानी कि वह विभाग जहां पर पुरातात्विक वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। अब जब हम पुरातात्विक वस्तुओं की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इनमें किन किन को शामिल किया गया है। जैसे सबसे पहले स्मारकों की बात करेंगे तो स्मारक जो मंदिर या किसी अन्य इमारत पर हो सकते हैं, उन पर किसी भी राजा के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अगर वर्णित की गई है, वह जानकारी हमें प्राचीन इतिहास के या विशेषतः राजस्थान के संदर्भ में जानकारी देने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर मुद्रा की बात करते हैं
तो राजस्थान के इतिहास में मुद्रा का महत्वपूर्ण रोल है। मुद्रा या सिक्के जो हैं, इसमें जब हम देखेंगे तो यह देखेंगे कि सिक्के, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में होना चाहिए, बहुत से विद्यार्थियों को तो इतिहास को पढ़ना और इतिहास के विषय में बातचीत करना जो महत्वपूर्ण नहीं लगता है। उनके विद्यार्थियों की सोच में यह रहता है कि जो इतिहास है वह कोई भी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता है। लेकिन आप जब देखेंगे तो नवीन ज्ञान, मैं पिछली कक्षाओं में भी मैंने आपको कहा था कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति पुराने ज्ञान से के बिना संभव नहीं है, और पुराने ज्ञान से ही उसे नवीन ज्ञान की पुष्टि होगी। तो इसीलिए मैंने जब राजस्थान के इतिहास में जब मुद्रा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मुद्रा की बात में हम ये करेंगे कि मुद्रा किसी भी राजा के बारे में क्या जानकारी देती है, उस राजा के कालक्रम की, उस राजा के क्षेत्र विस्तार की, उस राज्य की आर्थिक स्थिति, उस राजा के द्वारा किसी भी प्रकार के उसके दैनिक जीवन की गतिविधियों की, या उस राजा के द्वारा कोई विशिष्ट कार्य करने की जानकारी हमें सिक्के या मुद्रा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए चाहे भारत हो या राजस्थान, मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। मुद्रा हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देती है। इसी रूप में हम मोहरों को भी लेते हैं, क्योंकि यह एक वह वस्तु है जिसके माध्यम से किसी राजा के बारे में विविध प्रकार की जानकारी मिलती है, और विशेषतः व्यापार की जानकारी तो मिलेगी ही। अगर हम मृद भांडों की बात करेंगे तो मृद भांड जो है यानी मिट्टी के बर्तन, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, मुहर और मुद्रा में फर्क है। कुछ विद्यार्थियों को मुहर और मुद्रा में फर्क का नहीं पता होता है, तो मैं आपको बता दूं कि मुद्रा जो व्यापार में प्रचलित सिक्के हैं उन्हें कहा गया है, और मोहरे व्यापार में प्रचलित वह वस्तु है जिसके द्वारा किसी एक राजा के द्वारा जो व्यापार किया जा रहा है, उस व्यापार के साथ में प्रतीक के रूप में जो भेजा जाता था उसे मोहर कहा गया है। ठीक है, ये पहले ही आपको मैं क्लियर कर दूं कि मुद्रा का प्रयोग व्यापार में वस्तु के आयात और निर्यात या आदान प्रदान में किया गया है, और मोहर का प्रयोग वस्तु के जो विनिमय है, उस वस्तु विनिमय में जानकारी कि ये किस राज्य के द्वारा कहाँ व्यापार किया जा रहा है, उसमें प्रतीक के रूप में इस्तेमाल की गई वस्तु है। और मृदभांड की जब बात करेंगे तो मृदभांड जो है वो राजस्थान के अंदर अलग अलग स्थानों से भी मिले हैं। राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं जिनमें आहड़ है, गिलुंद है, रंगमहल है, या कालीबंगा है, या जो भी सभ्यता है, नगरी है, बैराट है, उन सभी सभ्यताओं में अधिकांश सभ्यताओं में हमें मृदभांड या मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इन मिट्टी के बर्तनों से हमें उस समय की जो है मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, साथ ही रंगों के प्रयोग की कला, इसकी जानकारी मिलती है। और इसके बाद में जब हम अस्थि अवशेष की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों पर हमें अस्थि के अवशेष, चाहे वो मनुष्य के हों चाहे वो किसी जानवर विशेष के हों, हमें अस्थि के अवशेष मिले हैं। उन अस्थि अवशेषों से हमें उस समय के मनुष्य की या प्राणी की जानकारी मिल रही है, और प्रयोगों से हमें यह भी पता चला है कि जैसे हम अगर राजस्थान भारत के इतिहास की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास में जो द्रविड़ हैं, जो कि सबसे पहले आर्यों से पहले जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता बनाई है, वह द्रविड़ जाति के लोगों की मानी जाती है। और द्रविड़ जाति के लोगों का कि जब हमें अस्थि अवशेष मिले हैं, उन अस्थि अवशेषों से हमने ये जानकारी जुटाई कि हमें जो द्रविड़ हैं वो जो है किस प्रकार की उनकी कद काठी रही है। तो इसीलिए अस्थि अवशेष भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा अन्य में जब हम बात करते हैं तो अन्य पुरातात्विक स्रोतों में आप मूर्तिकला, मूर्तियों को शामिल कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई किसी प्रकार का चित्र जो हमें राजस्थान की कहीं भी किसी जगह से मिला है, उसकी जानकारी हम जब हम लेते हैं तो उसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। यह चित्र जो है अगर किसी भित्ति पर हुआ, किसी दीवार पर हुआ, तो इन्हें भित्ति चित्रों के माध्यम से इन्हें भित्ति चित्र कहेंगे। और आप जब राजस्थान के इतिहास के बारे में आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे राजस्थान भित्ति चित्रों के लिए गढ़ माना गया है।
ठीक है। इससे आगे जब हम पढ़ते हैं पुरालेखी स्रोत, पुरालेखी स्रोतों में सबसे पहले हम अभिलेख की बात करते हैं। अभिलेख, जिसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी, जिसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखने योग्य यह है कि अभिलेख की जब हम बात करेंगे, तो अगर भारत की बात करेंगे तो सबसे पहले यह देखेंगे कि अभिलेख लिखवाने की शुरुआत अशोक ने की है। और अशोक के द्वारा लिखाए गए अभिलेख जो हैं वह संस्कृत और प्राकृत भाषा में मिले हैं। तो अशोक के द्वारा प्राकृत में लिखवाए गए अभिलेखों से पहले हम ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि जो अभिलेख है वो आरमाइक या ग्रीक लिपि में भी कहीं हमें प्राप्त होते हैं। और अशोक के द्वारा प्राकृत अभिलेख लिखवाए गए हैं, जिनकी जो लिपि है वो अर्धमागधी या मागधी है। उन अभिलेखों के बाद में भारत के अंदर अभिलेख लिखवाने की शुरुआत हुई है। इसके पश्चात जब राजस्थान के संदर्भ में इन अभिलेखों की बात करेंगे तो इनको दो वर्गों में बांटा जाएगा। पहला अभिलेख, दूसरा प्रशस्तियां। अब ये एक नया शब्द आपके सामने आया है, प्रशस्तियां। अभिलेख और प्रशस्तियों में क्या फर्क है? अभिलेख पर हमें किसी राजा की राजवंशावली, राजा के द्वारा उसकी दैनिक जीवन की जो गतिविधियों को उसने संपन्न किया है, उसका राज्य विस्तार, उसके प्रमुख घटनाएं, उसके रानियों, उसके सामंतों की जीवनियों के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों के माध्यम से, या उसके धर्म विशेष की जानकारी हमें अभिलेखों के माध्यम से, या उसके राजवंश की पूरी, जहां से वह अभिलेख लिखवा रहा है उससे पहले के जितने भी राजा हुए हैं उस राजवंश के राजाओं की जानकारी हमें अभिलेख में मिलती है। लेकिन जब आप प्रशस्तियों की बात करेंगे तो किसी राजा विशेष के द्वारा अपनी यशोगाथा का गुणगान करवाना, अपने दरबारी कवि द्वारा अपने द्वारा किए गए कार्यों का उस अभिलेख पर जो है उस अभिलेख पर वर्णन करवाना प्रशस्तियां कहलाती है। मित्रों, जब राजस्थान के अभिलेख की, जब हम भारत के अभिलेख की बात करेंगे तो हमने जो है अपनी कक्षाओं में पढ़ा है कि अभिलेख जो है अगर किसी शिला पर बनाए गए हैं, लिखे गए हैं तो उन्हें शिलालेख कहते हैं। किसी स्तंभ पर अगर लिखवाए गए हैं ना तो उन्हें स्तंभलेख कहते हैं। और अगर किसी गुहा या गुफा की जो दीवारें हैं उनके ऊपर लिखवाया गया है तो उन्हें गुहालेख के माध्यम से भी जाना गया है। इसके अलावा अगर पुरालेखी स्रोतों में हम ताम्र पत्रों को भी शामिल करते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। ताम्र पत्रों को भी हम पुरालेखी स्रोतों में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे तो हमने लिखा ही है बात या बात वचनिका, ठीक है, या ख्यात, ठीक है, इन ख्याल, इन सब जो स्रोत है, पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों के माध्यम से हमें साहित्यिक स्रोतों की जानकारी मिल रही है। राजस्थान के इतिहास को जब हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि राजस्थान के इतिहास में कर्नल जेम्स टोड, जिनको राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा गया है, पिता भी कहा गया है, जो अपनी पुस्तक एनल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में, जो कि इन्होंने 1829 में लिखी है, इस पुस्तक के माध्यम से ये राजस्थान के इतिहास की समग्र जानकारी दे रहे हैं। कर्नल जेम्स टोड पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को पढ़ने में रुचि दिखाई। उस इतिहास को इन्होंने जो है बहुत ही रोचकता के साथ में लिखा है। इस इतिहास को लिखने के लिए इन्होंने अलग अलग जो है वो सोर्स या स्रोतों को जाना और उसके माध्यम से इन्होंने राजस्थान को जो है लिखा है। इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान के बारे में विविध जानकारी दी है। क्योंकि मैं आपको इस कक्षा में केवल संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं, फिर हम इन्हीं सब चीजों को जो है वो आने वाली कक्षाओं में विस्तार रूप में पढ़ेंगे। सूर्यमल मिश्र या कवि राजा श्यामल दास या पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान के ऊपर जो है अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो राजस्थान के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान के, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था,
या पिछले वीडियो में आपने सुना होगा, देखा होगा कि हमने ये कहा था कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, उस हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में भारत के अंदर कोई एक ऐसी केंद्रीय शक्ति नहीं थी। उन केंद्रीय शक्ति, जब एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी तो भारत जो है उसके अंदर विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। इन विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के साथ ही राजपूताना या राजस्थान में भी 7वीं से 12वीं सदी के मध्य अलग अलग राजवंशों का उदय हुआ। इन राजवंशों में जब हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे अजमेर में चौहान वंश है, इसका उदय हुआ। जैसे मेवाड़ में गोहिल वंश है, इसका उदय हुआ। जैसे मारवाड़ में राठौड़ वंश है, इसका उदय हुआ। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों का उदय हुआ और इन राजवंशों के द्वारा किए गए शासन को हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे। तो अपेक्षा करता हूं कि आपको ये जो राजस्थान की पहली कक्षा है, इसके अंदर मेरे द्वारा दिए गए एक संक्षिप्त रूप में जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम जो है इन इस चैनल के माध्यम से महाविद्यालय परिवार और डॉक्टर पायल वर्मा जो महाविद्यालय की प्राचार्य है, उनका यह उद्देश्य है कि महाविद्यालय की जो विद्यार्थी हैं जो इस लॉकडाउन पीरियड में अपने घर में जो है शिक्षण कार्य करना चाहती है, उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर ये जो है चैनल की शुरुआत की गई है। इसीलिए हम जो पाठ्य पुस्तक है उसको आधार बनाकर ही इन जो है वीडियो के अंदर आपको राजस्थान या भारत के बारे में या अन्य विषयों के बारे में जानकारी